हाय एवरीवन, मैं सुभाष सर। देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में मैं आप लोग को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। देखिए, पहला प्रश्न है, सीटेट यूपीटेट दोनों के लिए है। बाल विकास और शिक्षा हमारा भाग फर्स्ट है। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी में घनिष्ठ संबंध होता है। यह विचार किसका है? तो बुद्धि लब्धि का मतलब समझ, जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी, अच्छा पढ़ने लिखने वाला होगा, अच्छा जानने वाला होगा, वो अच्छे से बोल भी सकता है, अपनी वाक्पटुता को रख भी सकता है ना। तो इन दोनों में क्या संबंध है? इसका विचार किसका था? तो ये देखिए, यह हमारा दूसरा सही है, स्पाइकर एवं इरविन। इन्होंने इस बात को समझा था और इस बात को बताया कि जिसकी बुद्धि लब्धि सब ज़्यादा होगी वह अधिक चतुर होगा, बुद्धिमान होगा और वह वाक्पटुता भी अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी आप लोग को। दूसरा देखिए, निम्न में से क्या भाषा दोष नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? पहला है ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना। दूसरा, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना। ध्वनि में प्रतिस्थापन का न होना और ध्वनि में पुनरावृत्ति का होना। करा ध्वनि का दोष नहीं पूछ रहा है ना। तो ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो दोष होगा ही, गलत शब्द बोलेंगे तो। दूसरा है ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, बहुत झटके से बोलेंगे, बहुत तेज बोलेंगे तो ये भी गलत है। अगला है ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, मतलब एक शब्द को हम प्रतिस्थापन मतलब कि एक शब्द पर दूसरा शब्द न रखें। ठीक है, तो यह दोष नहीं हुआ। और ध्वनि में पुनरावृत्ति का होना, बार बार एक ही बात को दोहराएंगे तो ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, विकल्प हमारा इसमें 3 नंबर सही है। आइए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। समझिए बात को, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के, इस ये भी एक प्रश्न है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे या मुख्य समर्थक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विचार के अनुरूप है? ठीक है, तो इस बात को समझें। देखिए, तो इसमें है पहला कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। मतलब बुद्धि थोड़े नहीं कि बुद्धि के विकास में हम या बुद्धि से एक काम कर लेंगे। बुद्धि तो हर क्षेत्र में उपयोग की जा सकती है। तो वही कह रहा है कि बुद्धि मतलब जहाँ जहाँ हम उसको तर्क लगाएंगे, ऐसे करेंगे, पढ़ाई में, कृषि में, जहाँ भी लगाएंगे तो बुद्धि कई तत्वों से मिलकर बनी है। तो कह रहा है कि प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म निहित योग्यता निहित होती है। मतलब जब योग्यता होगी तभी बुद्धि आएगी, योग्यता नहीं होगी तो बुद्धि नहीं आएगी। दूसरा है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। कह रहा है कि कुछ मानसिक क्रियाओं में कुछ तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बुद्धि को विकास, मानसिक या बुद्धि को क्या करते हैं? विकास की तरफ खींच ले जाते हैं। जो उन क्रियाओं में कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होना चाहिए। तथा जो उन क्रियाओं में कई ग्रुप होते हैं उनमें से अपना एक मुख्य तत्व होता है। तो ऐसी बात नहीं है। आगे देख, तभी ये प्रश्न लंबा है, थोड़ा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आगे व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अपने स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। देखिए, ये हमारा टॉपिक सही है जो पूछ रहा था। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अपन अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। मतलब योग्यता जहाँ मन तहाँ नहीं दिखा सकते ना, जहाँ दिखाना होगा वही दिखाएगी। लेकिन बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। ये हमारा विकल्प सही है और ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्रिस्टाइल संबंधित है।
देखिए क्रिस्टल क्या होता है। कहता है कि पहला मानसिक विकास को समझने में एक सामान्य योग्यता है। यह देखिए प्रश्न आया हुआ है पेपर में। व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित है। संबंधित एक सामान्य योग्यता है। अगला है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। और अगला पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। तो इसको हम लोग करक्टराइज इसको तो हम लोग याद रखना होगा कि क्या है। अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। इसको हम लोग क्रिस्टल को याद रखेंगे क्या है। हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। अगला है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। तो इसका हमारा विकल्प सही हो जाएगा पहला कि शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। अगला शिक्षार्थियों के प्रेरणा में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, शिक्षार्थियों के शारीरिक शक्ति में अंतर। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निष्पादन कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। तो पहला शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का जवाब है। आगे देखें। कहते बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है जिसमें बालक को केंद्र बना करके कुछ काम किया जाए। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। प्रत्येक बालक पर शिक्षक का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो प्रश्न में पूछ कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। तो यह हमारा नहीं लगा है। तो नहीं का जवाब यही है कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक ना, हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। अगला है अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है। अधिगम व्यक्तित्व का तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है। तो जीवन भर पड़ता है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, संपूर्ण जीवन ना। संपूर्ण जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो जीवन भर हमको कुछ सिखाती हैं या परेशान करती हैं, या जो इस समय नहीं मिली तो जा कर के बुढ़ापा में भी मिल सकती हैं। तो वह हो सकता है कि जीवन भर कुछ न कुछ हमको नया सीखने को मिले। अगला प्रश्न है लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ठीक है, देखिए क्या प्रभाव है। लैंगिक भेदभाव के कारण उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं। वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं। वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो हमारा विकल्प, जब लैंगिक भेदभाव होगा तो हमारा पहला विकल्प होगा उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है। अगला प्रश्न नंबर 9, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। तो पहला है असफलता का भय न होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी, सीमित संप्रेषण। ठीक है, तो नंबर 1 है कि जब मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं रहेगी तो असफलता का भय नहीं रहेगा। ठीक है, असफलता उसको परेशान नहीं करेगी, हम असफल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। पास होने की चिंता मत करिए, पढ़ने की चिंता करिए। अगला है आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उसे बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। कहता आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है। ठीक है,
तो आप उसे क्या कहेंगे? बच्चा का सामान्य सोच वाला कहेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम कहेंगे, बच्चे में मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। तो क्या कहेंगे? बच्चे के मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, मतलब बालक मन लगा रहा है पढ़ने में, तो सोच कर रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है। अगला देखिए, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्य निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? तो मूल्यांकन के लिए सामान्य निबंधात्मक मतलब बड़े बड़े प्रश्न दिए जाते हैं, तो खामी क्या है? इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता में कमी होती है। ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होता है और इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। इन प्रश्नों की से कल्पना शीघ्रता का विकास होता है। ठीक है। तो जो बड़े प्रश्न होते हैं उनमें क्या कमी होती है? खामियां पूछा है। खामियां क्या है? तो इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ठीक है। अब आएंगे 12 नंबर पर। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं तो आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान। तो हम जानते हैं कि जब बालकों को पढ़ाना होता है, कुछ उनको बताना होता है, कुछ करना होता है, बालकों के बीच में रहना है, तो हमको शिक्षा मनोविज्ञान की बात को, क्षमताओं को समझना होगा और समझाने का प्रयास करना होगा। अगला है, सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए प्रश्न बड़ा है, इसको आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा और इसमें हम बता दें कि उत्तर हमारा तीसरा सही है कि इनमें से शिक्षार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। व्यापक और सतत के बारे में मतलब बार बार हम किसी चीज़ का परीक्षण लें तो हम जब टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो बालक अच्छा नंबर पाता है तो हम कहते हैं कि ये बालक क्या है, इसमें इसकी मूल्यांकन ठीक है, यह पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ेगा। ठीक है। इनमें से विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। अगला है, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं। कैसे? वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएं। इनमें से विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षण उपक्रिया को सुगम बनाएं। और दूसरा है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। नंबर तीसरा, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में अधिक आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हमारा पहला से एक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करें और शिक्षण उस प्रक्रिया का सुगम बनाए। इसका अर्थ यह है कि दुनिया, जैसे वास्तविक दुनिया का मतलब कि जो रोज़ के रहन सहन की भाषा, ऐसे बातों को रखें बालकों के सामने जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या अंतःक्रिया करें, बारे में सोचें, समझें और बात करें और शिक्षण उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया क्या बनाए? सुगम बनाए, तब हो सकता है। आज का अंतिम प्रश्न कि बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने क्या किया जाना चाहिए? विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। बालक को विद्यालय से रोक कर रखा जाना चाहिए। बालक के माता पिता को विद्यालय से रोका जाना चाहिए। बालक के सभी शिक्षार्थी माता पिता द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। तो हमारा 1 नंबर से विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, बालक में रुचि में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो हमको यही विद्यालय का वातावरण ऐसे रखें, बालक के अनुकूल रखें, जिससे वह बालक क्या करे, पढ़ लिख सके और अपना ज्ञान अर्जित कर सके। ठीक है। आज की में इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।